अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सर, लेफ्ट साइड बंद है, इसी वजह से सारा ट्रैफिक एक ही जगह आ गया है। जतिन सर के ऑफिस पहुंचने में और आधा घंटा लगेगा। ड्राइवर ने शीशे में से देखते हुए पीछे बैठे हर्ष से कहा। शिट! हर्ष ने झिंझलाकर माथे पर हाथ मारकर कहा, फिर कुछ सोचा और बोला, गोविंद, कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे हम तुरंत पहुंच सकें? गोविंद ने सोचा, फिर बोला, सर शॉर्टकट है, परंतु। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। परंतु क्या? हर्ष ने प्रश्न किया। सर, वहां से गुजरना आपको उचित नहीं लगेगा। वहां पर निर्धनों यानी गरीबों की झोपड़ियां हैं। गोविंद के कहने पर हर्ष के चेहरे के भाव बदल गए और वो बोला, तुमने ठीक कहा गोविंद, वहां से गुजरना हमें शोभा नहीं देता, पर इस समय हमें वहां पहुंचना जरूरी है। बहुत अहम डील है जो मैं और जतिन आज साइन करने जा रहे हैं। पार्टी डील के फौरन बाद बाहर चली जाएगी। इस कारण हमें वहां यानी शॉर्टकट से चलना स्वीकार है, केवल इसी समय के लिए। हर्ष के कहने पर गोविंद ने गाड़ी मोड़ ली। हर्षवर्धन की गिनती देश की जानी मानी हस्तियों में होती थी। उसकी पत्नी और बच्चे देश से बाहर रहते थे। हर्षवर्धन बेहद अहंकारी था। रुपयों से जितना धनी वो था, दिल से वो उतना ही छोटा था। अहंकार उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। वो गरीब बंजारों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता था। उनसे बात करना तो दूर, उनके करीब से गुजरना तक पसंद नहीं करता था। इस वक्त भी वो बहुत मजबूर होकर उस तरफ जाने पर राजी हुआ था। गरीबों की बस्ती शुरू होने से पहले ही हर्ष ने गोविंद से गाड़ी में स्प्रे करने को कहा। बस्ती शुरू हुई तो हर्ष कभी अपनी घड़ी देखता, कभी मोबाइल। वो बाहर का मंजर देखना तक गवारा नहीं कर रहा था। एकदम गाड़ी के नीचे कोई चीज आई तो गाड़ी ने जंप किया, तो हर्ष का ध्यान हटा और उसने अचानक बाहर देखा। बाहर देखना था कि उसके शैतानी दिमाग में कुछ आया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और नाक पर रुमाल रख लिया। उसकी इस हरकत पर गोविंद हैरान हो गया। हर्षवर्धन का छोटे लोगों का दीदार करना गोविंद के दिमाग में नहीं समा रहा था। सर, एनी प्रॉब्लम? गोविंद से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। प्रॉब्लम? हर्ष ने कहा और ठहाका लगाया। इस संसार में ऐसी कोई चीज अभी पैदा नहीं हुई जो हर्षवर्धन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। हर्षवर्धन खुद इस संसार के लिए बिग प्रॉब्लम है। हर्ष ने घमंड से कहा तो गोविंद चुप हो गया। गाड़ी कुछ ही देर में जतिन के ऑफिस पहुंच गई। वाओ, हम तो तुरंत पहुंच गए, हर्ष ने कहा। यस सर, इस शॉर्टकट से आधा समय लगता है, गोविंद ने बताया। तो हर्ष ने सर हिलाया और तेजी से घड़ी देखते हुए अंदर चला गया। जतिन हर्ष का सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त भी था और हर्ष अपनी हर बात, अपना हर मामला जतिन से डिस्कस किया करता था। 50 करोड़ की डील साइन करने के बाद हर्ष और जतिन बहुत खुश थे और 5 स्टार होटल में लंच कर रहे थे। हर्ष को एकदम कुछ याद आया तो वो जतिन से बोला, जतिन, ये जो तेरे ऑफिस के पीछे जमीन है जहां झोपड़ियां हैं, वो किसकी है? वो बंजारों की बस्ती। वो जमीन तो गुप्ता जी की है, जतिन ने चमचे से सूप का सिप लेते हुए कहा। हाँ, वही कीड़े मकोड़ों की बस्ती। मुझे अपने रास्ते में आने वाली उस जगह से सफाया चाहिए, और वैसे भी वो काफी काम की जमीन है। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उन कीड़े मकोड़ों को साफ करके अपने काम में ले सकता हूं। काफी बड़ी जगह है, साथ में अपना नया ऑफिस वहीं बनवा लूंगा तो मेरा ऑफिस तेरे बिल्कुल करीब हो जाएगा। हर्षवर्धन ने सूप बाउल में चमचा घुमाते हुए कहा। विचार तो अच्छा है, मगर ये सब गुप्ता जी पर निर्भर करता है कि वो ये जमीन हमें देंगे या नहीं। जतिन ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। मैं आज ही गुप्ता जी से बात करता हूं। हर्ष ने कहा,
साथ ही वेटर आ गया और लंच सर्व करने लगा। शेखर गुप्ता बिस्तर पर लेटे हुए थे और नौकर ट्रॉली में नाश्ता लेकर आ रहा था। शेखर गुप्ता सीधे होकर बैठे ही थे कि उनका मोबाइल बजा, तो उन्होंने स्क्रीन देखी तो उस पर हर्षवर्धन लिखा हुआ आ रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव की। नमस्कार गुप्ता जी, हर्ष की चहकती आवाज आई। नमस्कार, कहो भाई, आज कैसे याद किया? गुप्ता जी, मुझे आपसे ज़रूरी काम था। वो मुझे आपकी ज़मीन चाहिए थी और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फ़ोन किया है। हर्ष ने सीधी अपनी मनोकामना गुप्ता जी को बता दी। शेखर गुप्ता की गिनती भी हर्ष की तरह जाने माने उद्योगपतियों में होती थी, किंतु वो हर्ष की तरह कठोर दिल और मतलबी कतई नहीं थे, बल्कि उसके बिल्कुल उलट बड़े ही दयालु थे। और यही कारण था कि उनकी करोड़ों की ज़मीन पर गरीब और बंजारे रह रहे थे। अरे भाई हर्ष, तुम कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हो? इस शहर में तो हमारी अनगिनत ज़मीनें हैं, गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा। वो जतिन कुमार का ऑफिस तो आपने देखा ही है ना, उसके पीछे वाली ज़मीन की बात कर रहा हूं मैं, हर्ष ने बताया। ओह अच्छा, उस ज़मीन की बात कर रहे हो। परंतु हर्ष, क्षमा करना, वो ज़मीन मैंने खुद भी किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली, क्योंकि उस पर गरीब लोग रह रहे हैं। बेचारों के पास कोई घर नहीं था। मुझे दया आई तो मैंने सबको वहां रहने की अनुमति दे दी और मैंने फैसला कर लिया है कि ये ज़मीन मैं गरीबों को ही दान करूंगा। प्रभु की कृपा से मेरे पास बहुत ज़मीनें हैं। अगर एक किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। गुप्ता जी की बात पर हर्ष यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। नफरत की लहर सर से पैर तक हर्ष के शरीर में दौड़ गई। फिर उसने बात खत्म करके फोन बंद कर दिया। कहाँ खोए हुए हो हर्ष? जतिन ने टेबल बजाकर हर्ष को आवाज दी, जो काफी देर से पेपर वेट घुमा रहा था और नजरें सामने फिश एक्वेरियम पर थीं। जतिन की आवाज पर हर्ष ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसने दोबारा पूछा, किन ख्यालों में गुम हो? हर्ष ने जतिन की तरफ देखा और बोला, यार वो गुप्ता जी की जमीन में अटका हुआ हूं मैं अब तक। हर्ष की बात सुनकर जतिन ने आराम से कुर्सी से टेक लगाई और बोला, निराश क्यों हो रहा है? कोई और जमीन देख ले, जमीनों की कमी थोड़ी है। हर्ष ने घूमते हुए पेपर वेट को हाथ रखकर रोका और बोला, मुझे जमीनों की कमी नहीं है, जो चाहे ले लूंगा। बात यह है कि मुझे वहां उस गंध को साफ करना है, किसी भी कीमत पर। और वैसे भी हर्षवर्धन के मन को जो चीज भा जाए वो केवल उसी की होती है। हर्ष के अंदाज में घमंड साफ झलक रहा था। मगर मेरे मित्र हर्षवर्धन, मुझे शक है कि इस मर्तबा तुम्हारी चिंता निराशा में न बदल जाए, क्योंकि मेरी गुप्ता जी के पुत्र शंकर से बात हुई थी। गुप्ता जी 3 दिन बाद इंग्लैंड जा रहे हैं अपनी हार्ट सर्जरी करवाने, और वहां वो अपनी बेटी के पास ही रहेंगे और वापसी 6 महीने बाद होगी। और अगर भगवान की इच्छा से गुप्ता जी परलोक सिधार गए तो फिर तुम्हारी तो छुट्टी। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि गुप्ता जी ने वो जमीन उन गरीबों के नाम कर देनी है। जतिन ने चेयर को मूव करते हुए कहा, तू है तो बचपन से मेरे साथ, परंतु मुझे तू अभी तक जान नहीं पाया है। हर्षवर्धन हूं मैं। 3 दिन तो बहुत हैं, इससे पहले वो जमीन मेरी होगी, हर्षवर्धन की। हर्ष ने उठकर जतिन की मूव होती चेयर को रोकते हुए कहा, तो जतिन भी मुस्कुराने लगा। आओ बैठो हर्ष, गुप्ता जी ने हर्ष से कहा और खुद बेड पर संभल कर बैठ गए। वो शंकर से पता चला कि आप सर्जरी के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। हर्ष ने बनावटी अंदाज से कहा, ये तो तुम्हारा प्रेम है हर्ष। और बताओ, कारोबार कैसा चल रहा है? गुप्ता जी ने प्रेम से पूछा। भगवान की कृपा है। वैसे गुप्ता जी, आपने मुझे वो जमीन नहीं दी। मैं बहुत निराश हुआ था आपका जवाब सुन के, हर्ष ने कहा। हर्ष, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो जमीन
गुप्ता जी ने अपनी बात दोहराई। आप मेरी बात समझे नहीं गुप्ता जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे उन गरीबों को देखकर ख्याल आया कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो मैं उस जमीन पर उनके लिए घर और आश्रम बनाना चाहता हूं। साथ ही उन गरीबों के सड़क पर फिरते बच्चों के लिए अनाथ आश्रम, जहां वो रहें और खा पी सकें, और छोटा मोटा काम भी शुरू करवाऊंगा ताकि वो अपने परिवार वालों के लिए 4 पैसे कमा सकें। इसी कारण मैं वो जमीन लेना चाह रहा था। हर्ष ने चाल चलते हुए कहा। अरे अरे हर्ष, पहले बताना था ना भाई, ये तो बहुत पुण्य का काम है। ऐसा करो, तुम ये जमीन यूं ही रख लो, मैं कल तुम्हें जमीन के पेपर्स भिजवा दूंगा। गुप्ता जी ने खुशी से कहा। नहीं गुप्ता जी, मैं ये जमीन आपसे खरीदूंगा, हर्ष ने कहा। क्यों, क्या तुम मुझे इस पुण्य में भागीदार नहीं बनाओगे? गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी बातें करते हैं गुप्ता जी, आप जैसे दरिया दिल और दयालु मनुष्य ही के कारण तो वो निर्धन इतने समय से उस जमीन पर रह रहे हैं। इतने वर्ष आपने पुण्य ही तो कमाया है। आप अब ये मौका मुझे दे दीजिए, हर्ष ने कहा। परंतु हर्ष, गुप्ता जी ने कुछ कहना चाहा, मगर हर्ष ने उठकर उनके दोनों हाथ थामकर प्यार से भींच लिए तो गुप्ता जी सर हिलाने लगे। हर्षवर्धन ने गुप्ता जी के घर से निकलते ही अपने चेहरे से मक्कारी का मुखौटा उतार फेंका। उसके मुंह पर शैतानियत नाच रही थी। किस तरह उसने चाल चलकर गुप्ता जी की दुखती रग पर हाथ रखकर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके जमीन ले ली थी। उसने कामयाब चाल चली थी। इस वक्त भी जमीन खरीदने के पेपर्स उसके साथ गाड़ी में थे, मगर इस वक्त वो केवल गुप्ता जी को जाल में उतारने आया था। फिर उसने शाम को जमीन खरीदने के पेपर्स और ब्लैंक चेक गुप्ता जी को भिजवा दिए। ये देख रहा है जतिन, क्या है ये? हर्ष ने ब्लैक कलर की फाइल जतिन के सामने लहराते हुए कहा। क्या है ये? जतिन को अभी कुछ पता नहीं था। ये मेरी जीत का परवाना है, गुप्ता जी के जमीन के पेपर्स, जो कि अब मेरी हो चुकी है, हर्ष ने चहकते हुए कहा। मान गए हर्ष कि तू कितना शक्तिमान है, जतिन ने कहा तो हर्ष ने गर्दन उकड़ाकर कहा, शक्तिमान ही नहीं, बुद्धिमान भी। फिर दोनों जोर से हंसने लगे। इतने में हर्ष का मोबाइल बजा। हर्ष ने स्क्रीन देखी तो उसका बिजनेस फ्रेंड मनीष था। हाँ बोलो मनीष, उसने कॉल रिसीव की। यार हर्ष, अच्छे समाचार नहीं हैं। मैं भी अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आया था कि मेरे सामने शंकर गुप्ता जी को इमरजेंसी में यहाँ लाया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनका देहांत हो गया। मनीष की बात सुनकर हर्ष कुछ मिनटों के लिए बुद्ध बन गया। फिर बोला, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। बड़े ही दयालु पुरुष थे गुप्ता जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी 2 घंटे पहले ही उनका सेक्रेटरी मुझे पेपर्स देकर गया था। उनकी जमीन मैंने खरीद ली है ना। हर्ष ने जानबूझकर जमीन खरीदने का मनीष को बताया ताकि वो सबको बताए कि अब वो जमीन हर्ष की है, ताकि कल को कोई अड़चन ना आए। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, ये तो संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे मृत्यु आती ही है, मनीष ने कहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हर्ष ने कहा और फोन बंद कर दिया। हर्ष ने जतिन को बताया तो वो बोला, हर्ष बहुत ही भाग्यशाली है तू। अगर थोड़ा सा भी समय नष्ट होता तो गई थी वो जमीन तेरे हाथ से। जतिन की बात पर हर्ष हंसकर बोला, हर्षवर्धन का भाग्य हमेशा रोशन ही रहता है। दोनों ने इस चीज को बियर बार में जाकर सेलिब्रेट किया और हर्षवर्धन ने पहला पैग स्वर्गवासी गुप्ता जी के नाम करके शुरुआत की और फिर उनकी पार्टी सुबह तक चली। कौशल्या कुमारी अपने बेटे गौतम की थाली में भोजन परोस रही थी कि एकदम उनके कानों में शोर पड़ा। हे राम, ये शोर कैसा है? उन्होंने चौंक कर कहा।
इतने में गौतम धोती संभालता हुआ चौकी के आगे पालती मारकर बैठ गया। कौशल्या कुमारी ने चौकी पर जल भरा कलश रखा और थाली लाकर रख दी, जिसमें उबले चावल, कटोरी में दाल और एक तरफ हरी मिर्च रखी हुई थी। गौतम, ये शोर कैसा है? उन्होंने प्रश्न किया। पता नहीं माँ ठीक से, परंतु कोई बात तो अवश्य है। मैं मुंह धो रहा था तो कुछ व्यक्तियों की आवाजें आ रही थी, किंतु मैं सुन नहीं पाया। गौतम ने दाल चावल का निवाला मुंह में रखा और तुरंत बोला, माँ, नमक तो डाला ही नहीं तूने। कौशल्या कुमारी साड़ी संभालती नमक की बरनी लाई और नमक निकालकर थाली के कोने में रख दिया। शोर एकदम तेज होने लगा तो कौशल्या कुमारी ने चिंतित अंदाज में कहा, तू खा, मैं जरा देख कर आती हूं बाहर आखिर हो क्या रहा है। फिर वो झुकी हुई साड़ी संभालती अपनी लकड़ी के टूटे दरवाजे से निकली और बाहर मौजूद दोनों पीपल देवताओं को नमस्कार किया, जिनके आगे वो रोज सफाई किया करती, उन्हें जल चढ़ाती और उनकी देख रेख किया करती। फिर वो आगे बढ़ गईं। कौशल्या कुमारी एक निर्धन विधवा थी और इस भरे संसार में उसकी केवल एक संतान थी जो उसके पास थी, गौतम, उसका पुत्र। कौशल्या का पति एक राजमिस्त्री था और जीवन भर 2 वक्त की रोटी के लिए भाग दौड़ करके इस संसार से चला गया और अब उसकी जगह गौतम ने ले ली थी। वो तो भला हो कौशल्या के ससुर का, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए परिवार के सर छुपाने के वास्ते संपत्ति में ये मकान छोड़ा था, वरना पति के देहांत के बाद कौशल्या का जीवन सड़कों पर बीतता। जब वो बाहर गई तो वहां पूरी बस्ती मौजूद थी। वो भी उनकी समस्या सुनकर उनसे इसी विषय में बातचीत करने लगी। मुझे तो ये बात उचित लग रही है कि हमें रुपए ले लेने चाहिए, नटवर लाल ने कहा तो बाकी भी हाँ में गर्दन हिलाने लगे। कौशल्या कुमारी ने कहा, किंतु तुम लोग जाओगे कहाँ? इतने कम समय में घर कहाँ ढूंढोगे? जमीन कहाँ से आएगी? कौशल्या देवी, बात तो तुम्हारी उचित है, परंतु हमारे पास इस गंभीर समस्या का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। केवल यही रास्ता है। तुम्हें बताया तो था कि गुप्ता जी ने जिसे जमीन बेची है, उस मालिक ने हमें रुपए लेकर 15 दिन में ये जगह खाली करने का आदेश दिया है। नटवर लाल ने चिंतित होकर कहा, वो तो ठीक है भैया, परंतु ये जमीन तो गुप्ता जी ने बस्ती वालों को देने का वचन दिया था। तुम जाकर बात करो ना शंकर बिटवा से। कौशल्या कुमारी ने सुझाव दिया। बात तो तुम्हारी मन को लग रही है, हम आज ही शंकर बिटवा से बात करेंगे। तुलसीदास जल्दी से बोला। फिर वो सब मिलकर गुप्ता जी के घर शंकर से मिलने गए और उन्हें हर्षवर्धन की चेतावनी के बारे में बताया तो शंकर ने धैर्य से उनकी बात सुनी और बोला, ये बात तो मेरी जानकारी में थी कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने अपने जीवन में ही ये फैसला कर लिया था कि ये जमीन वो आप लोगों को दे देंगे, परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जमीन हर्षवर्धन के हाथों बेच दी। इस मसले में मेरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हर्षवर्धन से बात करके ये जमीन उससे दोबारा खरीद कर आप लोगों को दे दूंगा। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे परिवार पर, हमारे रुपयों की कमी थोड़ी आएगी। अगर इसमें से थोड़ा सा धन आप लोगों के काम आ जाए तो क्या बुरा है। सारे निर्धन शंकर की बलाएं लेने लगे और शेखर गुप्ता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। वो लोग वापस चले गए। बहरहाल उनकी सोच कुछ ही समय की मेहमान साबित हुई। शंकर ने हर्षवर्धन से बात करने के बाद उन लोगों को बता दिया कि हर्षवर्धन ने साफ मना कर दिया है कि वो ना तो ये जमीन बेचेगा और ना ही अपनी दी गई चेतावनी से पीछे हटेगा। इतना ही नहीं, अगर 15 दिन गुजर गए तो फिर जबरदस्ती वो जगह खाली करवाएगा। शंकर की बात सुनकर उन लोगों की आशा निराशा में बदल गई। अरे भैया, इतनी महंगाई के दौर में इतने थोड़े रुपयों में तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहाँ जाऊंगा अपने परिवार को लेकर? अब तो मेरी कन्या भी विधवा हो गई है। तुलसीदास ने सर पकड़कर कहा, अरे भैया, क्यों चिंता करते हो? वो जो पालनहार है ना, वो जरूर सहायता करेगा, तुम देख लेना।
कौशल्या बोली। काहे चिंता ना करें, हम तो खुले आकाश तले आ गए हैं। हाँ, तुम्हारे लिए तो चिंता की कोई बात नहीं है ना कौशल्या बहन? तुम्हारा तो अपना घर है ना, अपनी जमीन है। हर्षवर्धन की जमीन की सीमा समाप्त हो जाने के बाद तुम्हारी जमीन है, तो तुम्हारे लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। घनश्याम ने तुनक कर कहा। कैसी बातें करते हो घनश्याम भैया, तुम्हारी और मेरी समस्या साझी है। मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। हम कल बड़े मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सहायता करेगा। कौशल्या कुमारी ने कहा तो सब लोगों ने एक साथ हाँ की और फिर अगले दिन वो सब बड़े मंदिर गए और पुजारी जी के साथ मिलकर पूजा की। भगवान ने उनकी सच्चे मन से की पूजा प्रार्थना स्वीकार की और 3 दिन बाद शंकर ने उन्हें बुलवा भेजा। वो सब शंकर के पास गए तो उसने कहा, मेरे पिता ने अपने जीवन में आपको यूं नहीं छोड़ा कि बेयारो मददगार फिरे, तो मैं अपने पिता के इस कार्य को बेकार कैसे होने दे सकता हूं। आप सब हर्षवर्धन से रुपए लेकर वो जमीन खाली कर दें। मैं अपने नए प्रोजेक्ट की जमीन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग वहां रह लीजिए। मैं आप लोगों के घर भी बनवा दूंगा, रुपए आप अपने पास रख लीजिएगा। बस अपनी प्रार्थनाओं में मेरे स्वर्गवासी पिताजी को याद रखिएगा। सब खुशी से नाचने लगे। घनश्याम ने कौशल्या कुमारी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि उस रोज मैंने बड़ी कठोरता से बात की थी। कौशल्या कुमारी मुस्कुराकर बोली, अरे छोड़िए ना घनश्याम भैया, अंत भला तो सब भला। कौशल्या कुमारी ने सूर्य देव को नमस्कार किया, पीपल देव को जल चढ़ाया और आरती करके दरवाजे की चौखट पर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें दूर तक फैली वीरानी को देखकर आंसू बहाने लगीं। सारी बस्ती वाले कब के जा चुके थे। उन्होंने साड़ी के पल्लू से आंसू साफ किए और अंदर चली आईं। गौतम स्नान कर रहा था। कौशल्या कुमारी ने दरवाजा बंद करके रसोई घर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से किसी ने दरवाजा पीटा। धड़ धड़ धड़। कौशल्या ने आरती की थाली एक तरफ रखी और दरवाजा खोलने जाते हुए बोली, कौन? फिर दरवाजा खुला तो सामने कुछ लोग खड़े थे। ये मकान तुम्हारा है? उनमें से एक ने पूछा। हाँ मेरा है, परंतु क्यों पूछ रहे हो ये? कौशल्या ने कहा। इस घर को खाली करो, उस आदमी ने कहा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? तुम्हारे बाप का मकान है जो खाली कर दूं तुम्हारे कहने पर? कौशल्या कुमारी ने कहा। ये हमारे साहब का हुक्म है। दूसरे बंदे ने कहा। तेरा मालिक क्या भगवान है जो उसकी आज्ञा का पालन करूं? कौशल्या कुमारी ने गुस्से से कहा। तू अभी जानती नहीं है हमारे मालिक को, तभी इतनी अकड़ दिखा रही है बुढ़िया। इससे पहले कि तेरी शामत आए सीधी तरह ये मकान खाली कर दे, बदले में 2 गुनी कीमत मिलेगी। उन्हीं में से एक और ने कहा। चलते फिरते नजर आओ यहां से, और हां, जाकर कह देना अपने मालिक से कि कौशल्या कुमारी कभी अपना मकान खाली नहीं करेगी। ये उसकी नहीं, मेरी जमीन है। कौशल्या कुमारी ने मजबूत लहजे में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। हर्षवर्धन का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उस 2 कौड़ी की बुढ़िया की इतनी मजा कि हर्षवर्धन को मना करे। तुझे तो मैं देख लूंगा। तेरा वो काठ कबाड़ मेरे शानदार प्रोजेक्ट के माथे पर कलंक का टीका है, जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। करता हूं तेरा कुछ। हर्षवर्धन ने चेयर को घुमाते हुए कहा तो जतिन ने उसे शांत रहने को कहा और बोला, बुढ़िया को छोड़, उसके बेटे को जाल में फांसते हैं। नया खून है, लालच में आएगा, अवश्य आएगा। तो हर्ष मुंह बनाने लगा। फिर जतिन ने गौतम को बुलवाया और उससे कहा, देखो, तुम्हारी माता तो हो गई है बूढ़ी और अपना पूरा जीवन जी चुकी हैं, पर तुम्हें तो अभी जीवन शुरू करना है, अपना परिवार बनाना है। क्या सारा जीवन राजमिस्त्री ही रहोगे? अपना भविष्य बनाओ। परंतु गौतम ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ये मकान उसके पिता की निशानी है और हम ये मकान कभी नहीं छोड़ेंगे। जतिन ने उसका जवाब सुनकर उसे ऑफर दी
कि मकान उनसे 3 गुना कीमत पर खरीदेंगे, नया अच्छा मकान बनवा देंगे और गौतम को कहीं अच्छी जगह पर काम दिलवाएंगे। गौतम उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर बोला, मुझे समय दीजिए, मैं अपनी माता से पूछकर बताता हूँ। गौतम ने सारी कथा जाकर कौशल्या कुमारी को सुनाई तो उसने कहा कि वो अपना निर्णय ले चुकी है और अपनी अंतिम सांस तक उस पर कायम रहेगी। गौतम ने जतिन को अपनी माता की ओर से उत्तर दे दिया, जो उसने हर्ष तक पहुंचा दिया। हर्ष के अंदर एक अग्नि जल उठी जो उसके दिमाग को खौला रही थी। वो जिन्हें हर्षवर्धन धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े समझ रहा था, उन्हीं कीड़े मकोड़ों ने उसके सवाल पर उसे अपने द्वारे से धुतकार दिया था। हर्ष ने कॉल मिलाई और ऑर्डर दिया कि कल काम शुरू करो तो सूरज निकलते ही शुरू करना, और फोन कट कर दिया। सूरज निकल आया। गौतम और कौशल्या अभी सो रहे थे। आज कौशल्या कुमारी की आंख अभी तक नहीं खुली थी। एकदम गड़गड़ाहट के साथ जोरदार धमाका हुआ जिससे कौशल्या कुमारी उछल पड़ी। उसने आंख खोली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उल्टा उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी और उसकी सांस घुटने लगी। फिर उसे जोरदार खांसी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर गुजरने के बाद वो आंखें खोलने के काबिल हुई तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। धूल मिट्टी उड़ रही थी। कौशल्या ने गौतम को आवाज दी मगर उसकी आवाज बाहर होती गड़गड़ाहट में डूब गई। कौशल्या कुमारी ने हिम्मत जमा की और टटोलती हुई उठी। उसने आंखें मलकर चारों ओर देखा तो उसे नजर आया कि उसके घर के एक तरफ की दीवार टूट गई थी। फिर उसे उस दीवार के मलबे तले गौतम की धोती नजर आई। उसके मुंह से चीख निकल गई, गौतम! वो गिरती पड़ती वहां पहुंची और उसे पत्थर हटाकर निकालने की कोशिश करने लगी, मगर पत्थर इतने बड़े थे कि उस बुढ़िया से हिल भी नहीं पा रहे थे। वो चीख चीख कर गौतम को पुकार रही थी। फिर वो बाहर आई। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी मशीन खड़ी थी। दीवारें गिर रही थी। कौशल्या ने चीख कर उस मशीन चलाने वाले को आवाजें दी, किंतु मशीन के शोर में वो सुन ही नहीं रहा था। कौशल्या रोते हुए सर पकड़कर धरती पर बैठ गई। फिर उसने नीचे पड़े पत्थरों में से एक बड़ा पत्थर उठाकर मशीन के शीशे पर मारा तो उसमें बैठा शख्स चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कौशल्या रो रो कर हाथ हिला रही थी। उसे देखकर उस शख्स ने मशीन बंद की और उतरकर नीचे आ गया। उसे देखकर कौशल्या पागलों की तरह चीखी, अरे ओ आंखों के अंधे, ये इतना बड़ा मकान तुझे नजर नहीं आया जो तू इसे तोड़ रहा है? तो वो शख्स बोला, क्षमा करना माता जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये मकान नहीं गिराना है। कौशल्या रोए जा रही थी, नास पीटे, मकान पर नहीं, तूने मेरे कलेजे पर मशीन चलाई है। मेरे कलेजे का टुकड़ा इस मलबे तले दबा हुआ है, निकाल उसे, चल जल्दी। कौशल्या पागलों की तरह चीख रही थी, हे राम, ये तो घोर पाप हो गया मुझसे। माता जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे ये बताया गया था कि खाली बस्ती गिरानी है, किंतु मुझे ये नहीं मालूम था कि इस मकान में जीवित लोग रहते हैं। ये तो अनर्थ हो गया, राम राम। और फिर भागकर और लोगों को बुलाकर ले आया और फिर उन सब ने मिलकर गौतम को मलबे से निकाला। गौतम बुरी तरह घायल था। उसकी सांसें चल रही थीं। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। कौशल्या कुमारी को जब ये समाचार मिला कि गौतम जीवित नहीं है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और सड़कों पर दौड़ पड़ी। उसके पुराने बस्ती वालों ने उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया। हर्षवर्धन ने लोहा गर्म देखकर उस पर चोट मारी और सरकार से कौशल्या का घर दुगनी कीमत पर खरीद कर रुपए उसके नाम से बैंक में खाता खोलकर जमा करा दिए और खुद अपने जिम्मे उसका इलाज का खर्चा ले लिया और सारे समाज की नजरों में महान बन गया। किंतु हर्षवर्धन के मुंह पर चढ़े मुखौटे के पीछे मौजूद भयानक चेहरे को कोई भी नहीं देख पा रहा था। उन निर्धनों से नफरत रखने वाले हर्षवर्धन ने केवल अपनी ईगो और घमंड के कारण जानबूझकर कौशल्या का मकान तुड़वाया था।
जिसमें उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी और खुद कौशल्या अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। हर्ष की ये चाल किसी को पता नहीं थी। उसने जानबूझकर रेस्क्यू वालों को इस बात से अनजान रखा कि ये मकान उसकी ज़मीन का हिस्सा नहीं है, और यूं हर्ष की राह के सारे कांटे साफ हो गए और ज़मीन उसके हाथ आ गई। हर्ष आज साइट पर काम देखने आया था। सारे मकान गिराकर ज़मीन साफ की जा चुकी थी। सारा मलबा उठ चुका था। अब वहाँ चटियल मैदान था, सिवाय पीपल के पेड़ों के। हर्ष की नज़र उन पर पड़ी तो उसका मुंह बन गया। उसने मजदूरों को बुलाया। सारे मजदूर श्रमिक, कुछ धार्मिक विचारों के थे। उन्होंने जानबूझकर पेड़ नहीं काटा था। हर्ष बोला, इनको क्या मेरे स्वागत के लिए खड़ा छोड़ रखा है? गिराओ इन्हें इसी वक्त। उसकी बात सुनकर मजदूर बोले, साहब जी, वर्षों पुराने पेड़ हैं, इनको यूं नहीं काटते, पूजा करनी पड़ती है पहले। उनका कहना था कि हर्ष जोर से दहाड़ा, व्हाट नॉनसेंस, समय नष्ट करने के बजाय तुरंत इन्हें गिराओ, मेरे सामने अभी इसी समय। उसका कहना था कि सारे मजदूर मशीन की तरह हरकत में आ गए और अपने औजार संभालने लगे। इतने में हर्ष को फ़ोन पर एक कॉल आई तो वो आगे बढ़कर अटेंड करने लगा। उसके आगे जाते ही उन मजदूरों ने अपने गले में पड़ी मालाओं को थामा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। फिर बोले, अपनी सुरक्षा तो कर ली, इसका भगवान जाने। उनका इशारा हर्ष की ओर था। हर्ष बात करके वापस आ रहा था। सारे मजदूरों ने मिलकर दोनों पेड़ उखाड़ दिए। तुम सब अभी इसी समय यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर किसी मंदिर में पूजा पाठ करो। क्षमा करना साहब, वो उन्होंने कहना चाहा, मगर हर्ष ने उनकी बात बीच में काट दी और चिल्ला कर कहा, जस्ट गेट लॉस्ट, और वहां से चला गया। जतिन ने और मजदूरों का इंतजाम कर दिया और हर्ष को गुस्सा न करने को कहा। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो सबसे पहले हर्ष के टेम्परेरी ऑफिस के लिए रूम बनाया जाने लगा। बाद में वो अपना ऑफिस टॉप फ्लोर पर शिफ्ट करने वाला था। रात काम खत्म करके मजदूर घर चले गए थे। अगली सुबह जब वो वापस साइट पर पहुंचे तो हैरान रह गए। वो सब इस अचंभे में थे कि बाउंड्री वॉल के बाहर कीचड़ जैसा काला काला लिक्विड घुटनों तक खड़ा था, जबकि मेन गेट पर ताला पड़ा हुआ था। किसी मनुष्य का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जतिन को इन्फॉर्म किया गया तो उसने ताला तोड़ देने को कहा। कुछ मजदूर ताला तोड़कर अंदर गए तो वो कमर तक कीचड़नुमा लिक्विड में धंस गए। आखिर ये सब एक रात में आ कहां से गया? कल तक तो कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसा सवाल था जो सब एक दूसरे से कर रहे थे। जतिन भी पहुंच गया, परंतु कारण किसी के भी समझ में नहीं आया। फिर मशीन के जरिए सारा लिक्विड साफ करवाया गया। मशीन चल रही थी कि एकदम अटक गई। मजदूर गए और मशीन चेक की तो जो चीज अटक रही थी उसे साफ किया गया तो सबको सांप सूंघ गया। वो वॉचमैन की लाश थी। हर्ष को पता चला तो उसने बजाय चिंतित होने के जतिन को ऑर्डर दिया कि मामला पैसे देकर रफा दफा करवाओ, और हाँ, काम किसी भी तरह रुकना नहीं चाहिए। अंदर के सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अभी यही हूँ, तू भी देख ले। जतिन ने हर्ष से कहा, ठीक है, मीटिंग खत्म करने के बाद आ जाएंगे। हर्ष ने जतिन से प्रोग्राम तय किया तो जतिन वहां से निकल गया। जतिन और हर्ष की मीटिंग खत्म हुई तो 12 बजने वाले थे। वो लोग नए ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खुला तो वो ठिठक गए। कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। कमरे के बीचों बीच जहां हर्ष की चेयर और टेबल रखी थी, उस टेबल के नीचे से एक मोटी पेड़ की डाल जमीन फाड़कर टेबल की सतह के 2 टुकड़े करती हुई निकलकर कमरे में फैली हुई थी। दोनों पागलों की तरह मुंह फाड़े खड़े थे। जतिन का तो ये आलम था कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि आज दोपहर को तो उसने इसी ऑफिस में खड़े होकर हर्ष से बात की थी। शिट! हर्ष ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ये सब क्या है? जतिन ने अपने आप से कहा। हर्ष ने चीख कर चौकीदार को बुलाया। उसके लिए भी ये सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। ये सब क्या है? हर्ष ने गुस्से से कहा। सर वो
चौकीदार हैरत और डर की मिलीजुली स्थिति में था। उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल पा रहे थे। हो सकता है सर कि जो पेड़ काटे गए थे उनकी जड़ें जमीन के अंदर रह गई हों और अब बाहर निकल आई हों, उसने कहा। शट योर माउथ यू इडियट। पेड़ की जड़ है यह ज्वालामुखी जो धरती चीर दे और बाहर निकल आए। तुम सब हो ही निकम्मे। बुलाओ मजदूरों को और इसे उखाड़ फेंको। हर्ष ने उसे झाड़ा और पैर पटकता वहां से चला गया। जतिन भी उसके पीछे चल पड़ा। उसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। बना हुआ ऑफिस खराब हुआ था उस मनहूस पेड़ की जड़ों के कारण, जिसे अब दोबारा बनाना पड़ रहा था। वो जितनी जल्दी काम करवाना चाह रहा था उतनी ही देर हो रही थी। हर्ष पेग पर पेग चढ़ा रहा था। गुस्से से दोनों कनपट्टियां सुलग रही थीं। वो सोफे से उठा तो लड़खड़ाकर गिर गया, फिर घुटनों पर चलता हुआ पेट तक आया और उस पर औंधे मुंह गिर गया। कुछ मिनटों में वो होश से बेगाना हो चुका था। हर्ष के पैर में गुदगुदी हुई तो उसने पैर समेट लिए। फिर उसके दूसरे पैर में गुदगुदी हुई तो उसने झिंझलाकर दोबारा पैर समेट लिए। फिर उसके बाएं हाथ के पंजे पर किसी चीज ने जोर से काटा तो तकलीफ से हर्ष उठ गया। कमरे में खूब अंधेरा था, हालांकि वो नाइट बल्ब जलाकर सोता था। हर्ष ने साइड लैंप का बटन ऑन किया मगर वो ऑन नहीं हुआ। हर्ष ने हाथ बढ़ाकर अपना लाइटर टटोला और उसे जलाकर उसकी रोशनी में बेड से नीचे उतरा। रामू, उसने नौकर को पुकारा, मगर काफी समय गुजरने के बाद भी न तो कोई आया और न ही किसी ने जवाब दिया। फिर वो आगे बढ़ा और कमरे की मेन लाइट ऑन करने के लिए दीवार पर लगे बटन्स को दबाने लगा। उसने एक एक करके सारी बटन्स दबा दिए मगर कोई भी लाइट नहीं जली। एकदम हर्ष को जोर से सांस लेने की आवाज आई तो वो चौंक गया। फिर उसको सरसराहट सुनाई दी। कौन है? उसने पूछा तो बेड के साइड में रखे दोनों लैंप खुद ब खुद जल गए। हर्ष वापस बेड के करीब आ गया। पीछे से फिर सरसराहट सुनाई दी तो वो चौंक गया। हर्ष तेजी से मुड़ा तो लैंप फिर बुझ गए। हर्ष ने लाइटर दोबारा जलाया और बेड के ड्रॉर से टॉर्च निकालकर जलाई। एकदम उसके बेडरूम का दरवाजा धमाके से खुल गया। हर्ष ने उस तरफ टॉर्च की तो टॉर्च एकदम बुझ गई। हर्ष ने झिंझलाकर टॉर्च हाथ पर मारी, उसे फिर जलाया मगर वो नहीं जली। हर्ष ने दोबारा अपना लाइटर जलाया जिससे हल्की सी रोशनी हुई। कोई कमरे के अंदर आ रहा था। रामू? हर्ष ने पूछा मगर कोई जवाब नहीं आया। हर्ष ने फिर पूछा कौन है और लाइटर उस तरफ करके हाथ आगे किया तो आने वाले पर हल्की सी रोशनी हुई। हर्ष ने आंखों पर जोर दिया और गौर से देखा तो वो कोई औरत थी। फिर जब वो और करीब आई तो बेड का एक लैंप जल गया। कमरे में थोड़ी रोशनी बढ़ गई। जब रोशनी हुई तो हर्ष की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो औरत समझ रहा था उसका केवल चेहरा औरत का था, जिसके सर पर निकली टहनियां सींगों की तरह लग रही थीं। औरत ने चेहरा नीचे झुकाया हुआ था और आंखें बंद थीं और नीचे पूरे पेड़ का तना था जिसके नीचे से जड़ें निकलकर पूरे कमरे में फैली हुई थीं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, जिससे सरसराहट हो रही थी। हर्ष अपनी जगह जमकर रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है। पेड़ धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। कमरे की लाइट्स एक एक करके जल बुझ होने लगी। जब जब लाइट्स ऑन होती हर्ष के होश उड़ जाते, क्योंकि कमरे में फैली पेड़ की जड़ों से खून रिस रहा था जो पूरे कमरे में फैलता जा रहा था। फिर सारी लाइट्स ऑन हो गईं और उन रेंगती जड़ों में से एक ने आगे बढ़कर हर्ष की बाईं टांग जकड़ ली। दर्द की लहर हर्ष के शरीर में दौड़ गई। फिर वो जड़ हर्ष को टांग से पकड़कर हवा में उछालने लगी और हर्ष को पेड़ के औरत नुमा चेहरे के सामने करके हवा में लटका दिया। हर्ष का डर से दम निकल रहा था, वो पूरा कांप रहा था। फिर उस औरत ने मुंह खोला, वो अंदर से बिल्कुल खाली था। उसमें से आवाज आई, मुझे दर्द पहुंचाया तूने, तू जरूर करनी का भोग उठाएगा, नष्ट होगा तू। इसके साथ ही औरत ने चेहरा ऊपर किया और आंखें खोल दी।
उफ, उसकी आंखें गजब की थीं। उन आंखों में खाली गड्ढे थे जिनमें अग्नि जल रही थी और गड्ढों से गाढ़ा गाढ़ा खून बह रहा था। हर्ष ने डर से गला फाड़कर चीख मारी और धप से बिस्तर से नीचे गिर गया। उसकी आंखें खुल गईं और सर जोर से पेट से टकराया। हर्ष की आंखों के आगे तारे नाच गए। उसका सांस इंजन की तरह चल रहा था और वो पूरा पसीने में शराबोर हो रहा था। उसने साइड लैम्प चलाया और डरी नजरों से चारों ओर देखा, किंतु कमरा बिल्कुल खाली था। हर्ष उठा और बेड पर बैठ गया और साइड बॉक्स पर रखा पानी का गिलास उठाकर खाली कर दिया। उफ, कितना भयानक सपना था, उसने सोचा और फिर दोबारा बिस्तर पर लेटकर सोने लगा। नटवर, तुरंत आओ, मुझे देर हो रही है, हर्ष ने कांटे से ऑमलेट मुंह में रखते हुए कहा। फिर जूस पीकर टेबल से उठकर सामने रखे सोफे पर लेट गया। नटवर तेजी से उसका मोबाइल लेकर आया और हर्ष को देकर नीचे बैठ गया और हर्ष को मोजे पहनाने लगा। जैसे ही नटवर ने हर्ष के बाएं पैर में मोजा पहनाया तो हर्ष के मुंह से सिसकारी निकल गई। उसके पैर में तकलीफ हुई थी। अभी वो देखता ही कि जतिन की कॉल आ गई। वो बाहर उसका वेट कर रहा था। ऑफिस पहुंचकर उसके पैर में दर्द होने लगा तो उसने पेन किलर ले ली। दर्द थोड़े समय में रुक गया। दर्द रुका तो एक मनहूस खबर ने हर्ष का स्वागत किया। हर्ष के प्रोजेक्ट की पहली मंजिल एक धमाके से गिर गई थी। हर्ष सर पकड़कर बैठ गया। ये हर्ष की बुद्धि में नहीं समा रहा था, क्योंकि वो उनमें से नहीं था जो खराब मटेरियल यूज करते हैं। हर्षवर्धन का नाम था और वो अपने रेपुटेशन के मामले में हमेशा सावधान रहता था। वजह क्या थी ये तो अभी इंजीनियर्स तलाश करके बताते। फिलहाल तो हर्ष का पारा हाई हो रहा था। उसने गुस्से में अपना मोबाइल दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जतिन ने उसे घर भेज दिया। जाते जाते रास्ते में उसके पैर में फिर दर्द होने लगा। घर जाकर उसने बेड पर बैठकर मोजे उतारे तो अपना पैर देखकर चौंक गया। उसकी पिंडली पर दो गोल गोल छोटे छोटे सुराख थे। हर्ष ने याद किया कि उसके ये चोट कहाँ लगी थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने सर झटका और दोबारा मंजिल गिर जाने के बारे में सोचने लगा। अब तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए चैलेंज बनता जा रहा था। उसका गुस्सा था कि काबू ही नहीं आ रहा था। हर्ष ने सुकून की दवा ली और लाइट ऑफ करके तकिए में मुंह दे दिया। सुबह हर्ष की आंख पैर के दर्द से खुली। हर्ष ने बिस्तर पर पैर पटका, मगर तकलीफ और जोर से होने लगी। हर्ष उठा और अपना पैर देखने लगा। उसके पैर पर मौजूद सुराखों के आसपास से रगें गहरी लाल हो रही थीं। उनमें तकलीफ हो रही थी। ओहो, अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसने झिंझलाकर कहा। फिर उसी रोज उसने डॉक्टर से मुलाकात की तो उसने कहा कि चोट लगी होगी और रेस्ट ना करने के कारण पैर पर जोर पड़ रहा है, जिससे नसों में तकलीफ हो रही है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, रेस्ट करो, पैर ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। हर्ष हंसकर बोला, अरे भाई, रेस्ट करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा समय निकाल कर रेस्ट कर लूं। फिर हर्ष वहां से ऑफिस पहुंचा तो जतिन उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, आज की मीटिंग याद है? तो हर्ष बोला, हाँ हाँ याद है, पहले इस झंझट से तो निकल आऊं, पहली मंजिल गिरने के। यार जतिन, इस प्रोजेक्ट में तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है और इसी कारण मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। रोज एक नया तमाशा होता है। जतिन ने उसकी बात सुनकर उसे तसल्ली दी और कहा, अच्छा चल छोड़, फिक्र मत कर, अभी तो मीटिंग पर ध्यान दे। फिर दोनों ने मीटिंग अटेंड की और फिर एक कैफे में बैठकर कॉफी पीकर गपशप करने लगे। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हर्ष ने कहा और साथ ही दोनों के मोबाइल बजे। दोनों ने कॉल अटेंड की और दोनों को सांप सूंघ गया। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के दौरान ड्रिल मशीन चलाते हुए शॉर्ट सर्किट हो गया था। दुर्भाग्य से वहां पानी भी पड़ा हुआ था। करंट फैलने से कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। दोनों फौरन वहां पहुंचे। वहां उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। 10 मजदूर मर गए थे और उनकी डेड बॉडीज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके शरीर देखने के लायक भी नहीं थे। हर्ष अपना सर पकड़कर बैठ गया। जतिन तो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। गाड़ी में दोनों चुप थे। फिर इस खामोशी को जतिन ने तोड़ा। हर्ष, मेरी एक बात मानेगा? हर्ष ने जवाब में सिर्फ हूं कहा।
जतिन बोला, यहाँ हवन करवा ले। मैं तो काम शुरू करवाने से पहले कहता, मगर तेरा मूड देखकर मैंने कुछ कहा नहीं। उसकी बात सुनकर हर्ष और बिगड़ गया और बोला, इससे मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो जतिन बोला, नहीं, ये तो नहीं हो सकता, परंतु आगे का नुकसान शायद रुक जाए। तो हर्ष ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा तो फिर जो तुझे ठीक लगे कर, मैं तो पक गया हूं। जतिन ने कहा, तेरा इस हवन में होना जरूरी है। तो हर्ष ने उसे घूरा, ओ प्लीज जतिन, मुझे मत घसीटना इन सब में, मेरा दिमाग तो पहले ही से खराब हो चुका है, मेरा तो दम घुटता है इन सब चीजों से। हर्ष ने जतिन के आगे हाथ जोड़कर कहा, तो वो हंसने लगा। अच्छा, आखिर में थोड़े समय के लिए आ जाना। जतिन ने फिर उसे फोर्स किया, तेरे कहने पर हवन करवा रहा हूं, ये काफी नहीं है? बस इससे ज्यादा की आशा तो मुझसे मत करना। हर्ष ने बात खत्म कर दी तो जतिन भी खामोश हो गया। पंडित जी हवन करते हुए बार बार चौंक रहे थे। हवन खत्म हुआ तो वो तुरंत उठ गए और माला जपते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर वो काफी आगे तक गए और रुक कर वापस आ गए। जतिन उनकी हरकत पर परेशान हो रहा था। उसने पंडित जी से पूछ लिया, पंडित जी किस परेशानी में हैं आप? पंडित जी ने उसकी बात पर रुक कर कहा, कुछ तो है जो बुद्धि में नहीं समा रहा है, परंतु ऐसा कुछ हुआ है जो सामने नहीं है। कोई शक्ति, कोई राज तो जरूर है। जतिन न समझने वाले अंदाज में पंडित जी को देखने लगा। फिर बोला, क्या राज? पंडित जी बोले, पता नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, किंतु कुछ तो जरूर है, और वो भी शक्तिशाली। और वहां से चले गए। जतिन ने परेशानी के अंदाज में हर्ष को जाकर सब बताया तो वो हंसते हुए बोला, ये सब गुण हैं लोगों को फांसने के। तुझे पता नहीं, इन्हें दक्षिणा चाहिए होती है, इसीलिए लोगों को ऐसी बातों में उलझाते हैं। जतिन बोला, हर्ष, मैं पंडित जी को जानता हूं, वो ऐसे नहीं। मगर हर्ष ने उसकी अधूरी बात में ही होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने को कहा, और तो वो चुप हो गया। हर्ष ने सारे मामले रफा दफा करके दोबारा से काम शुरू कर दिया। हर्ष इस तरफ से काफी फिक्रमंद था, इसलिए सारे मजदूरों से बार बार ध्यान रखने का कह रहा था। 4 दिन शांति से गुजर गए, पर 5वें दिन हर्ष का सुकून फिर नष्ट हो गया। सुबह जब मजदूर साइट पर पहुंचे तो एक और तमाशा उन सबके स्वागत के लिए मौजूद था। काम के लिए आई हुई सैकड़ों ईंटें चूरे का ढेर बनी हुई थीं। सीमेंट की सारी बोरियां फटी हुई थीं और सारी सीमेंट जमीन पर बिखरी हुई थी, जो जगह जगह से काली हो रही थी, जैसे कीचड़ मिक्स कर दिया गया हो। और सरियों के ढेर चूरे का पहाड़ बने हुए थे, जैसे किसी क्रशिंग मशीन में डाला गया हो, क्योंकि लंबे लंबे सरियों के ढेर को चूरे में बदलना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी, वो भी रात भर में। सारे मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और भाग गए। हर्ष ने यह समाचार सुनकर अपना सर पीट लिया। उसकी कनपट्टियां एकदम सुलगने लगीं और उसका बीपी हाई हो गया। जतिन उसके साथ था। डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने का कहा। कैसे रिलैक्स करूं? हर्ष ने दहाड़ कर कहा। मिस्टर हर्ष, प्लीज रिलैक्स, इस वक्त ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, डॉक्टर ने वार्न किया। तो जतिन ने हर्ष का हाथ पकड़ लिया और बोला, हर्ष मेरे यार, मुझे पता है तेरी चिंता बिल्कुल सही है, परंतु इस समय चिंता को दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। ये कोई हमारा दुश्मन है जो काम में रुकावट डाल रहा है, इसे हम खोज लेंगे, ओके? जतिन ने तसल्ली दी तो हर्ष ने आंखें बंद कर ली। कल तो मॉरिशस जा रहा है, मैं तेरे लिए सीट कंफर्म कर दूंगा। 2-4 दिन गुजार वहां, फिर वापस आकर देखेंगे, जतिन ने कहा। तो हर्ष ने गर्दन हिलाकर उसकी बात मान ली। हर्ष 1 हफ्ता मॉरिशस में गुजार कर आया तो बिल्कुल रिलैक्स था। इस बीच प्रोजेक्ट का काम भी रुका रहा। हर्ष शाम की फ्लाइट से वापस आया था और सफ़र की थकान दूर करने के लिए वो बाथटब में लेटा हुआ था। धीमा म्यूजिक ऑन था। हर्ष के सरहाने शैंपेन की बोतल रखी हुई थी और भरा हुआ गिलास हाथ में था। हर्ष अपनी आंखें बंद किए गिलास में मौजूद आइस क्यूब घुमा रहा था। ये उसके रिलैक्स करने के तरीकों में से एक था। हर्ष ने आंखें बंद करके गिलास में से सिप लिया। अभी वो उसके हलक से नीचे उतरा भी नहीं था
कि हर्ष को अपने बाएं पैर में सनसनाहट महसूस हुई तो उसने पैर हिलाया और उसे इग्नोर कर दिया और फिर दोबारा सिप लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो सनसनाहट तकलीफ में बदल गई। हर्ष ने पैर ऊपर किया और उस पर से झाग हटाए तो वो थक से रह गया। हर्ष के पैर पर मौजूद सुराख थोड़े बड़े हो गए थे और पैर पर नसों का जाल घुटने से ऊपर पहुंच गया था और उनका रंग काला पड़ चुका था। हर्ष को ये देखकर बहुत डर लगा। प्रोजेक्ट में होने वाले नुकसान के चक्कर में हर्ष ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। हर्ष अचंभे में था कि क्या करे, और फिर उसके देखते ही देखते घुटने के ऊपर मौजूद नसों ने वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। ऊपर से गायब होती जा रही थीं और नीचे की ओर बढ़ती जा रही थीं और फैलते फैलते पैर के नाखूनों तक आकर रुक गईं और नाखून काले हो गए। हर्ष को अपने पैर के नाखूनों में अग्नि की लपटें उठती महसूस होने लगीं। फिर उनकी शिद्दत बढ़ती गई, इतनी कि हर्ष की बर्दाश्त की सीमा पार कर गई। हर्ष की चीख निकल गई। फिर उसके नाखूनों से काला धुआं निकलने लगा। फिर धुआं धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था और फिर उस धुएं ने जमा होना शुरू कर दिया और एक आकृति का रूप धारने लगा। हर्ष अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। जब उस धुएं ने पूरी शक्ल धार ली तो हर्ष का खून उसकी रगों में जमने लगा। वो वही पेड़ था जिसका चेहरा काली औरत का था और सर पर सींग नुमा टहनियां निकली हुई थीं। उसकी आंखें बंद थीं। हर्ष ने विश्वास न आने पर अपनी आंखें मली, किंतु वो पेड़ नुमा औरत या औरत नुमा पेड़ वहीं मौजूद थे। फिर उस औरत ने अपनी बंद आंखें खोली। वही खाली गड्ढे जिनमें पुतलियों की जगह अग्नि जल रही थी और गाढ़ा खून बह रहा था, शोले उगल रहे थे। एकदम उस औरत ने काले धुएं में लिपटे अपने हाथ आगे किए, जिन्होंने सिमटकर पेड़ की शाखाओं का रूप धारण कर लिया और आगे बढ़कर हर्ष के पैर में मौजूद 2 सुराखों में घुसना शुरू कर दिया। उनका ऐसा करना था कि हर्ष को लगा कि उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। उसे झटके लगना शुरू हो गए। उसके पैर में खाल के नीचे नसों की जगह पेड़ की जड़ें फैलने लगीं और फैलते फैलते हर्ष के सीने तक पहुंच गईं। हर्ष के मुंह से आसमान फाड़ देने वाली चीखें निकलने लगीं और वो सीना पकड़कर तकलीफ से बेहोश हो गया। हर्ष की आंख खुली तो उसने अपने आप को अजनबी जगह पाया। उसे याद आया कि वो तो बाथटब में था। दरवाज़ा खुला और जतिन अंदर आया। मैं कहाँ हूँ? हर्ष ने पूछा। श्श! जतिन ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने को कहा। मत बोल हर्ष, तुझे हार्ट अटैक हुआ है। जतिन की बात पर हर्ष उसे हैरत से देखने लगा। हार्ट अटैक? मुझे तो कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं रही, उसने कहा। यही तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था हर्ष जो तुझे हार्ट अटैक हो गया। जतिन के पूछने पर हर्ष की आंखों के आगे वही मंजर घूम गया, वही दृश्य घूम गया और उसने डर से झुरझुरी लेकर आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ याद नहीं, हर्ष ने झूठ बोला। ओके ओके, रिलैक्स, तू कुछ मत याद कर, बस आराम कर, जतिन ने जल्दी से कहा। जतिन, मेरे पैर में दर्द है, जरा मेरा उल्टा पैर तो देखना, हर्ष ने कहा तो जतिन ने उठकर उसका पैर देखा। यार, वो जो चोट लगी थी तेरे, उसकी नसें लाल हो रही हैं, जतिन ने बताया तो हर्ष ने सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में इत्मीनान से सोचा, यह भी मेरा ख्वाब ही था, मैं बिला वजह चिंता कर रहा हूँ। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर मेहता अंदर आ गए। वो हर्ष के क्लोज फ्रेंड होने के साथ साथ देश के जाने माने हार्ट सर्जन भी थे। हेलो हर्ष, अब क्या हाल है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। ओके। यार, मुझे नहीं मालूम था कि हर्षवर्धन इतना कमज़ोर दिल का मालिक है कि इतनी सी बात पर दिल पकड़ लेगा। डॉक्टर मेहता ने हर्ष को छेड़ा। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हर्ष ने कहा। हर्ष, ये तो थी मजाक की बात, और सीरियस बात यह है कि तुझे सख्त हार्ट अटैक हुआ है, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि मसला तेरे बाएं पैर की रगों का है जो दिल तक जा रही हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हुई तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। अभी ये सिर्फ मेरा ख्याल है, हो सकता है ये ख्याल गलत हो। अभी कोई बात कंफर्म नहीं है। हम पहले इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट कर लें, फिर फाइनल बात करेंगे। अभी तो सब भूल कर तो सिर्फ रेस्ट कर, डॉक्टर मेहता ने कहा और रूम से चले गए। जतिन डॉक्टर की बात से चिंतित हो गया और बोला,
हर्ष यार, मैं जानता हूं कि तू मेरी बातों को इग्नोर कर देगा, किंतु मेरे कहने से एक बार, केवल एक बार मुझे इस मामले में किसी शक्तिशाली तांत्रिक से बात करने दे। हर्ष खामोश रहा। दरअसल वो जतिन की बात सुन ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो वो सपने वाला पेड़ चल रहा था, जिसका चेहरा काली औरत का था, जिसने पहली बार हर्ष का पैर पकड़ा था। तकलीफ हर्ष को जब ही शुरू हुई थी, वरना उससे पहले तो उसका पैर बिल्कुल ठीक था। बोल हर्ष, फिर क्या कहता है? जतिन की आवाज पर हर्ष सोच से बाहर आ गया। क्या कहा? तो जतिन ने अपना सर पीट लिया। रहने दे तू, मैं खुद कर लूंगा, उसने हर्ष से कहा। तो हर्ष फिर सोचने लगा। मुझे पंडित जी ने भेजा है, आपको मेरी मदद करनी है, उस आदमी ने जतिन से कहा, जिसके हुलिये को जतिन गौर से देख रहा था। अधनंगा था, गेरुए रंग की धोती बांधी हुई थी, हाथों और गले में धागे बांधे हुए थे। मेरा नाम जतिन है, और आपका शुभ नाम? जतिन ने पूछा। केशव, उस आदमी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली और बिना देखे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर वो हर्ष के ऑफिस की जगह आकर रुक गया। जतिन ने कुछ कहना चाहा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। वो आदमी वहीं रुका रहा और फिर काफी समय गुजरने के बाद उसने आंखें खोली। एक काला बकरा मंगवाओ, उसने कहा तो जतिन उसे देखने लगा। फिर बोला, आज? तो वो आदमी बोला, अभी, तुरंत। तो जतिन ने मोबाइल निकाला और अपने बंदे को बकरा लाने को कहा। जतिन का बंदा थोड़ी ही समय में काला बकरा ले आया। उस आदमी ने अपने कांधे पर लटकी झोली में से मिट्टी निकाली और उसे बकरे के सर पर लगा दिया। फिर दोबारा अपने होठों को हिलाने लगा। उसका हाथ झोली में गया और उसमें से एक खूंटा निकाला और फिर उस पर फूंक मारी और चारों तरफ कमरे में घूमने लगा। फिर एक कोने में रुककर उस खूंटे को काट दिया और उस काले बकरे को उस खूंटे से बांध दिया। फिर झोली में से सिंदूर निकालकर उस खूंटे और बकरे के सर पर लगा दिया और जतिन को वहां से चलने का इशारा किया और ऑफिस से निकलकर बाहर आकर बोला, आज की रात बीत जाए तो कल सूरज निकलने के बाद यहाँ आना और जो देखना वो मुझे बताना कि यहाँ क्या नजर आया है। और फिर वहां से चला गया। जतिन भी वहां से चला गया। अगले दिन सूरज निकलते ही जतिन जल्दी से गाड़ी लेकर प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच गया और तेजी से हर्ष के ऑफिस गया। दरवाजा खोलते ही जतिन के होश उड़ गए। जमीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया। उसकी आंखें हैरत और डर से फटी की फटी रह गईं। कमरे के कोने में गड़े खूंटे से बंधे बकरे का सिर्फ सर था, जो कि कटा हुआ था, और बाकी धड़ गायब था और उस जगह खून ही खून फैला हुआ था। जतिन उल्टे कदमों चलने लगा और फिर वहां से सर पर पैर रखकर भागा और केशव जी के पास जाकर ही रुका। उसने केशव जी को सब कुछ बता दिया और उन्हें देखने लगा। केशव जी बोले, हमें कल ही मालूम हो गया था, किंतु तुम विश्वास नहीं करते। इसी कारण इस समस्या को दूर करने के लिए ये अमल किया, ताकि सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाए और तुम अपनी आंखों से सच देख लो। जतिन ने हाथ जोड़कर केशव जी से पूछा, ये कैसी समस्या है केशव जी? तो केशव जी ने लंबी सांस ली और बोले, तुम्हारा दोस्त अपने सर्वनाश का कारण स्वयं है और वो ये जानता है, परंतु असत्य से काम ले रहा है। उसकी बात सुनकर जतिन बोला, क्षमा कीजिए केशव जी, मेरी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं अपने मित्र को आपसे मिलवाता हूँ, फिर उसके सामने इस विषय पे बात करते हैं। केशव जी ने जतिन की बात सुनकर कहा, जो भी चाहे कर लो, परंतु तुम्हारा मित्र जिस दलदल के भीतर जा चुका है, उसमें से निकलना संभव नजर नहीं आ रहा। जतिन न समझने वाले अंदाज में केशव जी को देखने लगा। इधर हर्ष ने काफी दिनों से कोई बिजनेस डील नहीं की थी, बस डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन पर आराम कर रहा था। सारा काम जतिन देख रहा था और आज उसने हर्ष से किसी की मुलाकात करवाने को कहा, वो भी किसी अहम काम के लिए। फिर जब जतिन केशव जी को ले आया तो केशव जी को देखकर हर्ष का मुंह बन गया और वो बोला, जतिन यार, ये किन चक्करों में पड़ गया है तू? मैं अच्छी तरह से जानता हूं ऐसे पाखंडियों को। ये आम लोगों को बातों के जाल में उलझाकर जाने किस लोक में पहुंचा देते हैं। ये सामग्री लाओ, इसकी दक्षिणा, अब ये चीज आवश्यक है, अब ये कर दो, अब वो कर दो। आखिरकार तंग आकर बंदा कहता है कि ये रुपए लो
और सब कुछ खुद ही कर दो, और इस उलझाव के लिए ही तो सारा पखेड़ा रचा जाता है। जतिन कभी हर्ष की शक्ल देखता तो कभी केशव जी की। उसने केशव जी से कुछ कहना चाहा तो केशव जी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। हर्ष की ओर मुंह करके बोले, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, इस आदमी की ख्वाहिश पर आया हूँ। चरण नहीं छुए थे कि मुझे यहाँ बुलाओ। समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं। और मूर्ख है जो एक ज्ञानी का अपमान करता है, उसे निरादर करता है। तेरा घमंड ही तेरे सर्वनाश का कारण है। जिस संकट में तू घिरा है वो तेरे कर्मों का फल है, जिसे तू भोगेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जिसे तू अपना भरम जान रहा है ना, वो सत्य है। इस बात पर हर्ष चौंक गया और जल्दी से बोला, किस भरम की बात कर रहे हो? मुझे कोई भरम नहीं है। तो केशव जी बोले, मन के भीतर का भेद जानते हैं हम। तो हर्ष बोला, इतना ज्ञान है तो बता क्या भेद है? हर्ष की बात पर केशव जी हंसते हुए बोले, मेरे पास ज्ञान कहाँ है, मैं तो पाखंडी हूँ, मैं कैसे बताऊं? केशव जी की बात सुनकर हर्ष खिसियाना हो गया। क्षमा कीजिए केशव जी, इसकी बात का अर्थ आपको कहना नहीं, दूसरे पाखंडियों को कहना है। आप कृपा करके हमारी सहायता करिए। जतिन ने मामले को ठंडा करते हुए कहा तो केशव जी खामोश हो गए। हर्ष का मोबाइल बजा तो उसने स्क्रीन देखकर जतिन से कहा, डॉक्टर मेहता हैं। जतिन ने कहा, स्पीकर ऑन कर। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? तो हर्ष ने स्पीकर ऑन कर दिया और बोला, कहो कैसे हो मेहता? तो स्पीकर से आवाज़ सुनाई दी, मैं तो ठीक हूँ हर्ष, पर तेरे दिल का मामला बहुत गंभीर है। सब कुछ उलझा हुआ है और कोई ख़ास रीज़न भी पता नहीं चल रहा, पर मसला बढ़ रहा है। आई थिंक कि हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। तो कल आ फिर इस मसले पर बात करते हैं। जतिन केशव जी की ओर देख रहा था और बोला, सहायता करिए केशव जी, और हर्ष को भी इशारा किया कि वो केशव जी से कहे, परंतु हर्ष ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। केशव जी बोले, तुम्हें केवल समस्या के बारे में सूचित कर सकता हूँ, इसका उपाय नहीं कर सकता। जतिन ने उनकी बात सुनकर हाथ जोड़ लिए और बोले, अपने मित्र की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। इस वक्त उसका दिमागी सोच ठीक नहीं है। कृपा कीजिए, अब तो केवल आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है। केशव जी ने गहरी सांस ली और बोले, बात तुम्हारे मित्र के स्वभाव की नहीं है बालक। हमने जो कहा कि हम उपाय नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ है कि नहीं कर सकते। तुम्हारे मित्र के लिए बिल्कुल भी अच्छे समाचार नहीं है। वो जिस संकट में पड़ चुका है उससे निकलने का उपाय तो है, परंतु इसका समय अब बहुत पीछे रह गया है। अब हम तो क्या, कोई भी तुम्हारे मित्र की सहायता नहीं कर पाएगा और तुम्हारे मित्र का अंतिम समय अटल है। ये सुनकर हर्ष और जतिन सन्नाटे में आ गए। जतिन ने आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए। ये सब क्या है केशव जी? अब तो हर्ष भी उसकी तरफ देखने लग गया था। केशव जी ने अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ देर रुककर दोबारा अपनी आंखें खोली और सांस लेकर बोलना शुरू हो गए। ये जो संसार है ना, इसके लिए ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं। हर चीज़ अपनी सीमा के धारे में बहती है, और ईश्वर ने इस संसार में केवल इंसान शक्ति ही नहीं और शक्तियों को भी जन्मा है। और अगर इन सारी शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने धारे की सीमा से निकलकर दूसरे धारे में प्रवेश करती है, तो इस टकराव से संतुलन बिगड़ जाता है और फिर यही बिगाड़ अड़चनों को बुलावा देता है। अब चाहे इंसान शक्ति दूसरी शक्ति से टकराव करे या वो इंसान शक्ति से, और यही कुछ तुम्हारे मित्र ने किया। हर कार्य का एक कायदा होता है, परंतु तुम्हारे मित्र ने अपने आप को भगवान जाना और असहिष्णुता और घृणा की सीमाएं लांघ कर घोर पाप किया है। केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए एक माँ के कलेजे के टुकड़े को काट दिया। ये क्या समझा कि संसार की नज़रों में महान है, तो ईश्वर के साथ भी छल करेगा। उस माता का श्राप लगा है इसे, तभी तो उस माता का श्राप लगा है इसे, तभी तो इसने अपनी शामत को आप ही न्योता दिया है। धरती के सीने पर खड़े उन बरसहा बरस के पुराने पीपल के पेड़ के अंदर हजारों छुपे हुए थे,
जिसे इसने अपने अहंकार में यूं ही उखाड़ फेंका बिना कोई उपाय के। जतिन ने हैरानी से पूछा, पीपल के पेड़ तो जाने कितने होते हैं और ऐसे कामों में तो अक्सर काटने पड़ते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है? तो केशव जी बोले, वो कोई आम पीपल के पेड़ नहीं थे। परसों से एक बूढ़ी औरत उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी रहती थी। जब वो सिर्फ एक पेड़ था, वो औरत बस आसन जमाए तपस्या करती रहती, न खाती न पीती, सर झुकाए आंखें बंद किए बैठी रहती। कभी पीपल के पेड़ के फेरे लेती रहती तो कभी उसके तने से लिपटी पड़ी रहती। उसका और पीपल के पेड़ का एक संबंध था, कोई भी नहीं जानता था। उसके जीवन का एक एक क्षण पीपल के पेड़ के साथ बीता था। एक पत्ता भी उस पीपल के पेड़ से गिरता तो वो दीवानों की तरह उसे झपट लेती। लोगों का कहना तो ये था कि वो बूढ़ी औरत और पीपल का पेड़ पति पत्नी हैं, और वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि औरत के रूप में कोई अनदेखी शक्ति थी, या फिर पीपल के पेड़ की चुड़ैल। किंतु उसने कभी भी किसी को तंग नहीं किया, बस वो पीपल के नीचे रहती थी। वो कहाँ से आई, उसकी उम्र क्या थी, उसका नाम क्या था, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। लोग डर से उसके करीब नहीं जाते थे। फिर एक दिन वो हुआ कि सब हैरान रह गए। वो औरत पीपल के पेड़ के नीचे से गायब हो गई। कहाँ गई ये भी आज तक राज ही है, परंतु वो जाने के बाद अपने पीछे लोगों के लिए एक और कथा छोड़ गई। उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही अगले दिन केवल एक ही रात्रि में उस पीपल के पेड़ की जड़ से एक नया तनावर पौधा फूट पड़ा। पीपल की जड़ से जुड़ा हुआ पेड़ और ऊपर से भी पुराने पीपल के पेड़ के साथ जुड़ा हुआ। लोगों का कहना था कि वो दूसरा पेड़ वही बूढ़ी औरत है जो तपस्या से पेड़ में बदल गई। बरसों से वो दोनों पीपल के पेड़ धरती पर खड़े थे, मगर तुम्हारे मित्र ने बिना जाने बिना मालूम किए उन्हें संगदिली से उखाड़ फेंका। अरे इतनी सी बात नहीं जानता तेरा ये मूर्ख मित्र कि इतने पुराने पेड़ों के तो नीचे से गुजरते हुए भी व्यक्ति सावधान रहता है, परंतु इसकी मूर्खता तो देखो। बिना किसी पूजा के, बिना कोई सीमा बांधे, बिना किसी सुरक्षा कवच के उन्हें उखाड़ फेंका। अब वो शक्ति इसे नष्ट किए बिना नहीं छोड़ेगी। केशव जी खामोश हो गए और वहां से पलटकर वापस जाने लगे तो जतिन दौड़कर उनके सामने आया और हाथ जोड़ने लगा। केशव जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तेरा प्यार तेरे दोस्त के लिए अपनी जगह है, लेकिन हमने कहा ना कि समय निकल गया है, और वहां से चले गए। केशव जी के जाते ही हर्ष जोर से हंसा और बोला, इसे पता चल गया ना कि यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी और यहाँ से उसे कुछ भी माली फायदा नहीं होगा, इसलिए उसको कुछ भी नजर नहीं आया तो कहने को कुछ मिला नहीं, तो उसने छोटी कहानी गढ़ी और हमें सुना दी। पीपल के पेड़ की वाह वाह, मेरी बीमारी को जाने क्या रूप देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग फ्रॉडिये होते हैं। रही बात परेशानी की, तो वो तो हर दौर में आती रही हैं। कल मैं मेहता से मिलकर सर्जरी की डेट डिसाइड करता हूँ, फिर सदा के लिए इस समस्या से मुक्त हो जाऊंगा। जतिन खामोशी से हर्ष को तके जा रहा था। फिर हर्ष से बोला, तेरा मेरा बचपन का साथ है और हम दोनों ने कभी एक दूजे से कुछ नहीं छुपाया। तू मुझसे साफ साफ कह कि केशव जी क्या कह रहे थे। तूने जानते बूझते सब किया है। हर्ष दोबारा हंसा और बोला, जतिन मेरे यार, मैं सचमुच में कुछ नहीं जानता। अगर जानता होता तो तुझे बिल्कुल बताता, और मेरे सारे कामों में तू बराबर का पार्टनर है। जतिन आगे बढ़ा और हर्ष को कांधे से पकड़कर आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, ये सच है कि उस बूढ़ी औरत का घर तूने जानबूझकर गिरवाया था, जिसमें दबकर उसके बेटे की मृत्यु हो गई, और वो अभागन अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और पागल खाने पहुंच गई। तो हर्ष ने अपना चेहरा जतिन की ओर से मोड़ लिया। जतिन ने उसे दोबारा पकड़कर वापस अपनी ओर किया और बोला, हर्ष, इतना बड़ा पाप किया तूने, वो भी केवल एक जमीन के लिए, वो भी उस जमीन के जो तेरी थी ही नहीं। तेरी जमीन खत्म होने के बाद उसका पुराना मकान था, जो तूने अपनी ईगो,
अपने घमंड के तहत गिरवाया। जतिन की बात पर हर्ष ठिठाई से बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये तो एक घटना थी जो घट गई। जतिन झल्लाकर बोला, सही कह रहा है तूने पाप थोड़ी किया है, तूने केवल आनंद प्राप्ति की है। तो हर्ष बगैर कुछ कहे कमरे से चला गया। जतिन और हर्ष ने डॉक्टर मेहता से मिलकर हार्ट सर्जरी की डेट फाइनल कर ली। 2 दिन बाद हर्ष को एडमिट होना था। जतिन हर्ष के साथ ही था। हर्ष अपनी सारी ज़रूरत की डीलिंग कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसे सर्जरी के बाद भी काफ़ी समय रेस्ट करना था। इस समय वो और जतिन अपने उसी ऑफिस में आए हुए थे जिसका काम जाने कब से रुका हुआ था। परेशानी और फिक्र ने हर्ष को तंग कर दिया था। अभी भी दोनों इसी समस्या पर बात कर रहे थे कि जतिन का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो जतिन ने घड़ी देखकर ओके कहा और फ़ोन बंद करके हर्ष से कहा, मैं अभी आता हूँ, 10 मिनट लगेंगे बस। जा कहाँ रहा है तू? किसकी कॉल थी? हर्ष ने पूछा। यार वो है ना अग्रवाल, उसको हमें परसों पेमेंट करनी थी, परंतु उसे कल अचानक पूना जाना पड़ रहा है और उसकी वापसी 4-5 दिन में होगी। तो वो कह रहा है कि मैं अभी चेक ले जाऊं। वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो परिवार के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है। मैं आता हूं चेक लेकर, केवल 10 मिनट लगेंगे, फिर साथ चलेंगे। जतिन ने बताया तो हर्ष सोचकर बोला, राजन अग्रवाल। तो जतिन ने हाँ में गर्दन हिलाई और टेबल से चाबी उठाकर ऑफिस से निकल गया और बाहर चौकीदार से हर्ष का ध्यान रखने का कहकर चला गया। जतिन के जाने के बाद हर्ष ने कुर्सी पर बैठकर आराम से पैर उठाकर टेबल के ऊपर रख लिए और आंखें मूंद लीं। छन की जोर से आवाज ने हर्ष को चौंका दिया। उसने देखा तो टेबल पर रखी उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई थी। हर्ष दोबारा आंखें बंद कर रहा था कि उसकी नज़र पानी के गिलास पर पड़ी जो धीरे धीरे लरज़ रहा था और आगे सरक रहा था। फिर वो तेजी से किनारे तक पहुंच गया और नीचे गिरकर टूट गया। हर्ष ने तुरंत पैर नीचे किए और संभल कर बैठ गया। उसने गौर किया कि ऑफिस का फर्श लरज़ रहा था और उसकी शिद्दत तेज से तेज होती जा रही थी। फिर टेबल धड़ धड़ करके हिलने लगी। हर्ष को लगा कि जलजला आ गया है। वो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों के सामने फर्श में दरार पड़ना शुरू हो गई और फर्श 2 टुकड़ों में बट गया। हर्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उस टूटे हुए फर्श में से वो काला धुआं निकलना शुरू हो गया और फैलते फैलते छत तक चला गया और धीरे धीरे उसने उसी काले पेड़ की शक्ल धार ली जिसका चेहरा औरत का था। उसके वजूद से काली जड़ें निकलकर सारे कमरे में फैलना शुरू हो गईं। हर्ष बुत बना ये सब देख रहा था। लगता है उस केशव की बातें मेरे दिमाग में घुसी रह गई हैं। हर्ष बड़बड़ाया और अपनी आंखें मली, मगर उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल नहीं रहा था। फिर उन काली जड़ों ने अपना रुख हर्ष की ओर कर लिया और आगे बढ़कर हर्ष की टांगों को जकड़ लिया और उसके बाएं पैर पर मौजूद दोनों सुराखों में दाखिल होना शुरू हो गया। दर्द से हर्ष की चीख निकल गई। वो जड़ें तेजी से हर्ष के पैर के भीतर जा रही थीं। फिर हर्ष की खाल के नीचे से वो जड़ें छलकने लगीं। उसके हाथों, पैरों, चेहरे, पूरे शरीर में नसों की जगह वो जड़ें जाल की तरह फैल गईं। हर्ष दहशत के अंदाज में अपने हाथों को उलट पलट कर देख रहा था। उसके शरीर में अंगारे दौड़ने लगे और हर्ष की तकलीफ ने इंतहा को उस समय छू लिया जब उसके शरीर की चमड़ी ने फटना शुरू कर दिया। हर्ष की चीखें आकाश हिलाने वाली थीं, मगर शायद उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। चमड़ी फटने के साथ साथ हर्ष के शरीर पर से मांस ने हटना शुरू कर दिया और साथ ही हड्डियों के ऊपर पेट की छाल निकलना शुरू हो गई। हर्ष के सीने की खाल फट गई और मांस हट गया तो उस सीने में धड़कता दिल नजर आने लगा जिन्हें अब जड़ें जकड़ रही थीं। फिर एकदम से उन काली जड़ों ने सिमटना शुरू कर दिया और हर्ष जड़ों के साथ खिंचता हुआ उस औरत के सामने चला गया। उस औरत ने अपना मुंह खोल दिया। उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे कोई गुफा हो।
हर्ष चीखता हुआ उसके मुंह के अंदर चला गया। उस पेड़ नुमा औरत ने अपना मुंह बंद कर लिया और दोबारा चीख कर बोली, प्रतिशोध। फिर मुंह बंद कर लिया और दोबारा धुएं में बदलकर धरती में समाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही समय में सारा धुआं जमीन में चला गया और जमीन वापस बराबर हो गई और सब कुछ अपनी जगह वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जतिन वापस आया तो हर्ष अपने ऑफिस से गायब था। जतिन समझा वो बाथरूम में है। उसने वेट किया पर हर्ष बाहर नहीं आया। उसने दरवाज़ा नॉक करके खोला, वो खाली था। हर्ष की गाड़ी भी बाहर खड़ी थी तो वो वापस भी नहीं गया था। हर्ष का मोबाइल, उसकी गाड़ी की चाबियां दोनों टेबल पर ही रखे थे। तो फिर आखिर हर्ष कहाँ गया? जतिन ने गार्ड से जाकर पूछा तो उसने बताया कि हर्ष सर तो बाहर आए ही नहीं। अब तो जतिन की चिंता और बढ़ गई। आखिर हर्ष गया तो कहाँ गया? जतिन ने हर्ष को हर जगह तलाश किया किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन जतिन को गार्ड ने कॉल करके तुरंत हर्ष के नए ऑफिस आने को कहा। जतिन तुरंत वहां पहुंच गया और अपनी जगह हिल कर रह गया। हर्ष के नए ऑफिस के बीचों बीच एक तनावर पेड़ उगा हुआ था जिसके 2 तने थे, या फिर वो 2 पेड़ एक साथ जुड़े हुए थे जैसा कि केशव जी ने बताया था। जतिन ने केशव जी से दोबारा कांटेक्ट किया और उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की कि वो उसकी सहायता करें। वो अपने मित्र को खोजते खोजते थक गया है और अब ये 2 पेड़ उसकी समझ कुछ भी नहीं आ रहा। केशव जी जतिन के कहने पर हर्ष के ऑफिस आ गए और जतिन से बोले, हमने तुमसे कह दिया था कि तुम्हारे मित्र के पास समय नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे मित्र के पापों में तुम हिस्सेदार हो या नहीं, परंतु तुम्हारे मित्र के पापों का घड़ा भर चुका था। प्रभु के पनाए निर्धनों को हमेशा कीड़े मकोड़े जानकर उन्हें पैरों तले रौंदा है उसने, और अपने आप को भगवान समझा है कि वो जो चाहे कर लेगा और जिसका चाहे भाग अपनी इच्छा के अनुसार लिख देगा। मगर इस बार शायद उसकी छूट समाप्त हो गई थी, जब भी उसका सामना एक अजीब शक्ति से हो गया। ये उसका दंड है, क्योंकि वो दंड पवित्र है। मैंने पहले ही तुम्हें सूचित कर दिया था कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे मित्र की कथा समाप्त हो चुकी है, ले गई है वो उसे सदा के लिए, और तुम्हारे मित्र के मृत्यु ने दोबारा उसकी शक्ति को जीवन दान दिया है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम केवल अपना समय नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये पेड़ कभी मत काटना, वरना तुम्हारा अंत भी तुम्हारे मित्र जैसा ही होगा। और अगर तुम भी अपने मित्र की तरह पाप करते रहे हो तो तुम्हारे पास वक्त है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, वरना ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। जतिन सर झुकाए केशव जी की बातें सुन रहा था। जैसा आपका आदेश केशव जी, किंतु इस पेड़ ने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया तो? उसने कहा तो केशव जी बोले, इसका उपाय ये है कि इस पेड़ के साथ ही शिव जी की मूर्ति रखनी पड़ेगी जो इस शक्ति की सीमा बांध देगी। और हाँ, ये भी ध्यान रहे